हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लखन दाइमा आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूँ। एमपीजीके एक ऐसा विषय है जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जाता है और इसका बहुत वेटेज होता है दोनों एग्जाम्स में। प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इसके लगभग 150 से 200 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए। आगे अपन स्टार्ट करते हैं आज हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था हमारे मध्य प्रदेश का गठन। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे इतिहास है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो बीती घटना से प्राप्त साक्ष्य और उसका लिखित विवरण हमारे पास होता है तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को, क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका में इस हेरोडोटस ने हमारे भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया था। इस कारण से इसको हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में किसी भी इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, चाहे हमारे भारत का इतिहास पढ़े या विश्व का कोई सा भी इतिहास पढ़े, तो विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तब भी और हमारे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब भी, तो इसके लिए हमें कुछ स्रोत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना स्रोत के हमें इतिहास पता नहीं चलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास के जानने के लिए स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें हो जाता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा हो जाता है विदेशियों का विवरण, और तीसरा होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये स्रोत होते हैं जिनसे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो इसमें अपन देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो जाता है धार्मिक स्रोत और दूसरा हो जाता है लौकिक साहित्य। ये दो प्रकार के साहित्य होते हैं, इनसे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम देखते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत क्या है। तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि हमारे कोई धार्मिक ग्रंथ इसमें आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत, ठीक है। तो महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो महाभारत से हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामायण से हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसी धार्मिक स्रोत में हम देखते हैं कि हमारे वेद आते हैं। वेदों में चारों वेद इसमें आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसमें हम देखते हैं वेदांग, तो 6 वेदांग, उनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद फिर पुराण होती है 18 पुराण। तो 18 पुराण से हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अगला जाता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य से तात्पर्य होता है कि इसमें कुछ लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जिनसे भी हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना होती है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। उसी कौटिल्य के 2 नाम और भी हैं, जिसमें विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये नाम कौटिल्य के हैं। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र अच्छा ग्रंथ है। और ध्यान रखना उसमें किसका वर्णन है अर्थशास्त्र में, तो उसमें राजनीति का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बहुत सारे लौकिक साहित्य हैं जिनसे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों के विवरण में हम देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे और यहाँ पर रहे, और रहने के बाद अपन देखते हैं कि उन्होंने हमारे भारत और मध्य प्रदेश की स्थिति को समझा और उस पर आधारित उन्होंने इतिहास लिखा है। तो हम देखते हैं कि जैसे विदेशियों के विवरण में यूनान से कुछ लोग आए थे, उन्होंने रचना लिख कर गए हैं। फिर इसके बाद में कुछ अरब से आए थे, उन्होंने कुछ किताबें लिख कर गए हैं। इसके बाद में कुछ चाइना से आए थे, उन्होंने कुछ किताबें लिख कर गए हैं। ठीक है। तो इससे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विदेशियों के विवरण में जैसे अपन देखते हैं मेगास्थनीज का नाम बहुत फेमस है। तो मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, उससे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में हम ऐसे अरब के बारे में देखते हैं। तो अरब से जो हमारे भारत में आए थे उनमें अलमसूदी का नाम सुना होगा। इसके बाद में फिर फिरदौसी का नाम सुना होगा, जैसे फिरदौसी ने लिखी है चचनामा। तो ऐसे बहुत सारे विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे अरब से, जिन्होंने हमारे भारत की स्थिति को समझा और उस पर आधारित इतिहास को लिखा है। तो उससे भी हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में जैसे चीन से आया था फाइयान, ठीक है, और ह्वेनसांग,
तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में रहा था, और जो फाहियान था वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के राज दरबार में रहा था, जिससे हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो विदेशी लोग आए थे ये हमारे भारत के राजा महाराजा के राज दरबार में रहे थे कुछ, और इन्होंने फिर उस पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा हो जाता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का अर्थ क्या है, तो इसमें अपन देखते हैं कि पुराने ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंतर्गत जैसे महल है, कहीं से कुछ मुद्राएं मिलती है, कहीं से कुछ बर्तन मिलते हैं, कहीं से और कोई से दूसरी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो इनसे हमको हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम इतिहास को काल के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। तो 3 कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। ऐसे 3 पार्ट में इतिहास को डिवाइड किया जाता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। अब जो प्राचीन इतिहास है इससे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम पहला देखते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में से कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, इसको हिस्टोरिक एज कहते हैं। ऐसे हम प्राचीन इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब पहला है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है कि इस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण हमारे पास नहीं होता। तो फिर इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, जब कोई लिखित विवरण ही नहीं है तो इसकी जानकारी हमें कुछ पत्थर के उपकरण होते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसके बाद में कुछ खिलौने होते हैं, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये जो पत्थर हैं, ठीक है, पत्थर के उपकरण हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, इनसे कैसे जानकारी मिलती होगी। तो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जिसे C14 हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो C14 से पता लगाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि यह कितनी पुरानी वस्तु है। तो ये हमारे इतिहासकार इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं C14 पद्धति से, जिसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है हमारे पास, तो इसका उदाहरण है हमारे पास पाषाण काल। तो पाषाण काल में हम देखते हैं कि जो मनुष्य था तो वह किसी भी भाषा को नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था। ठीक है, तो न तो किसी भाषा के बारे में उसको स्पष्ट ज्ञान था और न ही किसी लिपि का उसको ज्ञान था। तो हमको इस समय से कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ क्या क्या मिलते हैं, तो हमें ये पत्थर के उपकरण, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे, इनसे हमको जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका उदाहरण है पाषाण काल। दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि इस काल में हमें लिखित विवरण मिलता है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब जो सैंधव सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, तो इसमें हमको लिखित विवरण मिले हैं लेकिन हमने उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो उनकी लिपि कैसी थी जिसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग लिपि लिखते थे उस लिपि को हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के नाम से हम जानते हैं। तो पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक का मतलब क्या होता है कि इस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो लिपि लिखते थे वो कैसे लिखते थे, जिसमें चित्र के आकार की, जैसे कहीं पर इस प्रकार का चित्र बना रहेगा, कहीं पर ऐसा रहता है, फिर इसके बाद में कहीं पर ऐसा रहेगा, ऐसे कहीं पर ऐसा चित्र बना रहता है। तो हम इसको पढ़ नहीं सकते, ये चित्र के आधार पर लिपि लिखी गई थी, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से हम जानते हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो जाता है कि इस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हम इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसका उदाहरण हमारे पास क्या है, तो इसका उदाहरण हमारे पास है साहित्य काल और पुरातात्विक काल भी है। इसके बाद में कुछ विदेशियों का विवरण, तो ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक लेख में कैसे, तो जैसे हम देखते हैं पुरातात्विक लेख में आ जाता है अभिलेख। अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, एक गुहा अभिलेख, एक स्तंभ अभिलेख
और इसके बाद में एक आ जाता है अपना 3 प्रकार के अभिलेख होते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो गुहा लेख का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे लेख जो गुफाओं पर लिखे जाते हैं। ठीक है, स्तंभ लेख किसे कहा जाता है, तो जैसे स्तंभ बनाकर लिखा जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ मंत्री लोग उद्घाटन करते हैं, किसी भी जैसे विश्वविद्यालय को उद्घाटन करेंगे या फिर सड़क निर्माण संबंधित उद्घाटन करते हैं या अन्य और किसी संबंधित उद्घाटन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक पिलर बनाया जाता है और उस पर लिखा जाता है कि इस मंत्री के द्वारा इस तारीख को इस समय इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। तो ऐसे अपन देखते हैं कि पुराने समय में मौर्य काल से इसकी शुरुआत होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक स्तंभ बनाया जाता है और स्तंभ के ऊपर लेख लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है स्तंभ लेख। इसके बाद फिर ऐसे ही कुछ शिलालेख होते हैं, तो पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं शिलालेख। तो ऐसे पुरातात्विक काल, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं जिनको अपन अभिलेख कहते हैं, तो इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। फिर इसके बाद में साहित्यिक साक्ष्य, तो साहित्यिक साक्ष्य में अपन देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल के, जिनसे भी हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में यात्रियों का विवरण, तो कुछ विदेशी यात्री हमारे भारत में आते हैं तो उनसे भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 प्रकार से इसको हमने बांटा है प्राचीन इतिहास को, तो इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला जाता है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इस काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें कुछ पत्थर के उपकरण हैं उनसे प्राप्त होगी, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं और कुछ खिलौने हैं, इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, तो एक हो जाता है पाषाण काल और दूसरा होता है ताम्रपाषाण काल। अब पहला है पाषाण काल। पाषाण काल या प्रस्तर काल भी हम इसे कहते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टोन एज। अब इसको पाषाण काल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस समय या इस काल में मानव किसका उपयोग करता था, पत्थर का उपयोग करता था। जो भी उपकरण बनाना है, औजार बनाना है, मनुष्य से पत्थर का ही उपयोग करता था। उस समय धातु की खोज नहीं हुई थी। इस समय न तो तांबे की खोज हो पाई है और न ही इस समय लोहे की खोज हो पाई है। तो इस समय मनुष्य क्या करता था, तो इस समय मनुष्य पत्थर के ही औजार बनाता था, इस कारण इसे हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अब जो पाषाण काल होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व रहा है। और जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। और जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का समय 5,500 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे दोनों के उपकरण का उपयोग किया था, इस कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसी काल में तांबे की खोज की गई थी, ठीक है, और तांबे से जो पहला औजार बनाया गया था वह था कुल्हाड़ी। तो इस समय मनुष्य क्या करेगा, तो इस समय मनुष्य पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग करता है, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल हम कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल को। आगे बढ़ते हैं, पहला शुरू होता है इसमें पूरा पाषाण काल। अब जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में आदि मानव क्या करेगा, तो इस काल में आदि मानव पत्थर के औजारों का उपयोग करता है, ध्यान रखना। और इस काल में ही पत्थर के जितने भी उपकरण होंगे, जितने भी औजार हैं, उन्हीं की जानकारी हमें इस काल में प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पूरा पाषाण काल को। पहला हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व रहा है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। तीसरा हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, इसका समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। ध्यान रखें आप कि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं
तो यहाँ पर ये ईसा पूर्व आता है। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या हो जाता है, तो सीधी सिंपल भाषा में आप इसको समझिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। तो ईसा मसीह का जन्म कब माना जाता है, तो हमारे विद्वानों के द्वारा हम देखते हैं कि बताते हैं कि इनका जन्म 1 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो 1 ईस्वी से पहले का जितना भी समय है हम इसको ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पूर्व में हम हमेशा उल्टे चलेंगे। उल्टे कैसे चलेंगे, तो यहाँ पर जैसे लिखा है 2.5 लाख ईसा पूर्व, तो 2.5 लाख से फिर आप 2 लाख, फिर 1 लाख, ऐसे हम पीछे आते हैं। इसमें बैक चलते हैं, किसमें, ईसा पूर्व में। और इसमें हम पीछे कब तक चलते आते हैं, 1 ईस्वी तक। जब तक ईस्वी चालू नहीं होती है तब तक इसमें हमको पीछे आना पड़ता है। और जब ईस्वी शुरू हो जाती है तो हम ईस्वी के बाद एक सीक्वेंस में चलते हैं, क्रम में चलते हैं। जैसे ईस्वी शुरू हो जाती है 1 ईस्वी से, है ना, तो ईसा मसीह के जन्म से इसकी शुरुआत हुई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमें क्रम में ईस्वी में चलते हैं। जैसे अभी कौन सी ईस्वी चल रही है, तो अभी 2021 ईस्वी चल रही है। तो ईसा मसीह के जन्म को कितना साल हो चुका है, 2021 वर्ष ईसा मसीह के जन्म को हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान रखना, ईस्वी में हम एक सीधे क्रम में चलते हैं और जो ईसा पूर्व होता है इसमें हम उल्टे चलते हैं। तो उल्टा कब तक चलेंगे, जब तक 1 ईस्वी शुरू नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये पूरा पाषाण काल को 3 काल में बांटा गया है। फिर हमारे मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं कि एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में मानव संस्कृति के विकास का केंद्र, या फिर यूं पूछा जाएगा कि मानव के विकास केंद्र की संस्कृति का केंद्र किसे कहते हैं, तो मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास केंद्र हमारा मध्य प्रदेश है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम आदि मानव के सबूत या साक्ष्य पाए गए थे। तो इसको आप ध्यान रखना। और हमारा मध्य प्रदेश किसका एक हिस्सा है, तो हमारा मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो गोंडवाना लैंड के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। तो वेगनर एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने बताया था कि पहले सिर्फ 2 ही स्थान थे, एक जलीय भाग था और एक स्थलीय भाग था। तो जब स्थलीय भाग 2 भागों में टूटता है तो 2 भाग में टूटने के बाद एक भाग ऊपर चला जाता है जिसको अंगारा लैंड नाम दिया गया था, और एक भाग टूट कर नीचे आ गया था, उसका नाम गोंडवाना लैंड दिया गया था। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और इसका नाम गोंडवाना इसलिए हुआ क्योंकि गोंड जाति निवास यहाँ पर करती है प्राचीन काल से, इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाता है पूरा पाषाण काल। तो इसमें अपन देखते हैं कि जितनी भी हमको पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने खुदाई से पता किया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से हमें इस पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें अपन देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से खुदाई की गई है जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभ्यता, उद्योगों और औजारों का संगम स्थल रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सभ्यता, उद्योगों और औजारों का संगम स्थल किसे कहा जाता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश उत्तर भारत को जोड़ता है और दक्षिण भारत को जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों का संगम स्थल है हमारा मध्य प्रदेश, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में इसी काल में हम देखते हैं कि कुछ उपकरणों की खोज हुई है, और इन उपकरणों की खोज जिन व्यक्ति ने की है उनके नाम हम आगे शुरू कर रहे हैं। इस काल में हमें किस प्रकार के उपकरण प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जितने भी उपकरण या जितने भी औजार प्राप्त होंगे सब पत्थर के ही होंगे। यहाँ पर धातु के उपकरण या धातु के औजार हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय न तो लोहे की खोज हुई थी और न ही तांबे की खोज हुई थी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे ये पत्थर का आकार है, इस प्रकार से ये नुकीले पत्थर हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये पत्थरों के आकार बने हुए हैं। तो ये सब उस जमाने में मनुष्य के औजार हुआ करते थे, इन्हीं औजारों से वह किसी भी काम को पूरा करता था। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी ये हमारी नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम नर्मदा घाटी कहते हैं।
तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा घाटी किस क्षेत्र में बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। ठीक है, तो इसमें अपन शुरू करते हैं कि नर्मदा घाटी के क्षेत्र में या नर्मदा घाटी क्षेत्र में हमें जो उपकरण प्राप्त हुए हैं तो उसमें कुछ खोजकर्ताओं ने खोज की है। तो इसमें अपन देखते हैं सर्वेक्षणकर्ताओं के नाम क्या क्या हैं। तो सर्वेक्षणकर्ताओं के नाम में हम देखते हैं कि पहला नाम है एच डी सांकलिया, उसके बाद मैकग्राउन और आर बी जोशी, सुपेकर, इसके बाद फिर बीबी लाल, ये सर्वेक्षण करता है। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र से उपकरण किन किन व्यक्तियों ने प्राप्त किए थे, तो इन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। ये इस नर्मदा घाटी क्षेत्र के सर्वेक्षणकर्ताओं के नाम हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम देखते हैं कि इस नर्मदा घाटी के आसपास के जितने क्षेत्र हैं तो कहाँ कहाँ से हमें क्या प्राप्त है, कहाँ कहाँ से कौन से उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं, ये अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक, अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद जिले तक स्तनधारी जीवों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि स्तनधारी जीव सभी लोग जानते हैं, तो इनके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कहाँ से कहाँ तक, अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक। अमरकंटक किस जिले में आता है, तो अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में। ठीक है, तो अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक हमें स्तनधारी जीवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद जिले तक किस प्रकार के जीवों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है स्तनधारी जीवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद फिर डी टेरा और पीटरसन, इनको कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है इसे नर्मदा घाटी क्षेत्र से। इसके बाद में फिर अगला जाता है पी खत्री ने कुल्हाड़ी और औजार संग्रहित किए थे। तो ये कुल्हाड़ी कैसी, ध्यान रखना, ये पत्थर के रूप में थी, ये अब यहाँ पर लोहे की कुल्हाड़ी नहीं है, ध्यान रखना, और न ही तांबे की है। ठीक है, क्योंकि इस समय तो हम देखते हैं कि धातु की खोज हुई ही नहीं थी, तो ये सिर्फ पत्थरों के औजार हैं। तो पी खत्री को कुल्हाड़ी के औजार प्राप्त हुए हैं, सॉरी इसको ध्यान रखना, पी खत्री क्या क्या प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ी और अन्य औजार प्राप्त हुए, ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर महादेव पिपरिया, ये होशंगाबाद में आता है, तो यहाँ से सुपेकर को 860 औजार प्राप्त हुए हैं, पत्थरों के बने हुए थे ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सुपेकर को महादेव से कितने औजार प्राप्त हुए थे, तो 860। इसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हथनोरा, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको भी आप जरूर याद रखना। तो हथनोरा आता है सीहोर जिले में। ठीक है, तो हथनोरा आता है सीहोर जिले में। यहाँ पर 5 दिसंबर 1982 को मानव की खोपड़ी प्राप्त की गई थी, और यहाँ से जब मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई तो इसी का नाम क्या दिया गया, नर्मदेंसिस या नर्मदा मानव, इसका नाम रखा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हमें हथनोरा से प्राप्त हुई है। और हथनोरा किस जिले में आता है, तो हथनोरा आता है सीहोर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, और कब मिली हमको ये, 5 दिसंबर 1982 को। ये हमारे सर्वेक्षणकर्ताओं ने इसकी खोज की है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें सर्वेक्षणकर्ता का नाम क्या है, ये अरुण सोनकिया। ठीक है, ये इसको आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीहोर जिले के हथनोरा में किसकी खोपड़ी प्राप्त हुई है, तो मानव की, जिसको नाम क्या दिया गया है, नर्मदा मानव नाम दिया गया है। फिर कब की गई ये खोज, तो 5 दिसंबर 1982 को। किसने की है, तो अरुण सोनकिया ने। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाता है सोन घाटी। तो सोन घाटी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र सोन घाटी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ का खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ के खोजकर्ता का नाम है निसार अहमद, इन्होंने इसकी खोज की है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमें यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, मतलब जो पाषाण काल है उसके कुछ औजार हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे औजार, ऐसे उपकरण हमें 35 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सोन घाटी का सर्वेक्षणकर्ता का नाम बताइए, या सोन घाटी क्षेत्र का खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा निसार अहमद। फिर इसके बाद में अगला स्थान आ जाता है ग्वालियर। तो ग्वालियर का जो सर्वेक्षण करता है या खोज करता है उसका नाम है बीबी लाल। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, तो कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हैं, तो कुछ पत्थर के बने हुए औजार या उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ग्वालियर से। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जाता है सतना और रीवा। तो
तो सतना और रीवा का खोजकर्ता कौन है? तो इसका खोजकर्ता है GR शर्मा। ठीक है, और यहां से अपन देखते हैं कि 100 से अधिक पाषाणकालीन स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सतना और रीवा का खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा GR शर्मा। फिर इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हमें 100 से भी ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद में मंडला, मंडला का खोजकर्ता कौन है? तो मंडला का खोजकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता सुपेकर है, और यहाँ से हमें पत्थर के बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मंडला जिले से। इसके बाद फिर अगला जाता है भीमबेटका। तो भीमबेटका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि भीमबेटका में पत्थर की बनी हुई कुछ गुफाएं हमें प्राप्त हुई है, जो आप याद रखना। तो भीमबेटका से हमें गुफाएं और इन गुफाओं पर कुछ चित्र बने हुए मिले हैं, जिसको हम शैल चित्र कहते हैं, और मनुष्य के निवास की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भीमबेटका है, और यहाँ पर जितनी गुफाएं हैं उन गुफाओं पर कुछ चित्र बने हुए मिले हमको, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं शैल चित्र जिसको कहते हैं। तो पत्थर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहते हैं शैल चित्र। ठीक है, तो ये शैल चित्र हमें बने हुए प्राप्त हुए हैं, और ऐसे भीमबेटका में ऐसे पत्थर की गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं, और इसी भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद में यहाँ से हमको एल्यूसीन उपकरण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर आबादी बहुत अधिक थी, और यहीं पर हमको विदारणियों के निर्माण में मनुष्य कुशल था। अभी विदारणियों का मतलब क्या हो जाता है? तो विदारणियों का मतलब होता है कि जिससे हम छेद करते हैं, तो छेद करने वाला एक औजार होता है, उसको कहते हैं विदारणी। इस विदारणी का निर्माण में मनुष्य यहाँ पर कुशल था। ठीक है, इसके बाद में फिर नरसिंहपुर के पास एक स्थान है, इसका नाम है भूतरा। तो भूतरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो सर्वाधिक प्राचीन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राचीन या सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें भूतरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, और यह भूतरा किस जिले में आता है? तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर जिले में आता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, इसके बाद में मालवा और निमाड़, यहाँ से भी हमको पूरा पाषाण काल के कुछ औजार और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में अगला देखिए, इसमें भारत एवं मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन मानव सभ्यता के सर्वाधिक उपकरण हमें नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में मानव सभ्यता के सर्वाधिक उपकरण किस घाटी से प्राप्त हुए हैं, तब आपको बताना है नर्मदा घाटी क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस मध्य पाषाण काल से संबंधित सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सबसे पहले जानकारी दी थी 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने। ठीक है, ये अंग्रेज सर्वेक्षणकर्ता थे, इन्होंने सबसे पहले जानकारी हमें दी थी। फिर इसके बाद में इस समय क्या होने लगा कि अब मनुष्य पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाने लगा। हम देखते हैं कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के बड़े औजार बनाता था। अब इस मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा? तो मध्य पाषाण काल में आदि मानव छोटे छोटे औजार बनाने लगे पत्थर का। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पत्थर के लघु औजार मनुष्य बनाना सीख चुका था। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सब ये छोटे छोटे पत्थर के औजार मनुष्य बनाना सीख चुका है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए किस काल में मनुष्य पत्थर के छोटे औजार बनाना सीख गया था? तो ये मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे औजार बनाना मनुष्य ने शुरू कर दिया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में 1964 ईस्वी में होशंगाबाद जिले में आता है आदमगढ़। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो आदमगढ़ शिलाश्रय है से R.V. जोशी ने 25,000 पत्थर के उपकरण प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा इसमें? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा मध्य पाषाण काल के उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये है आदमगढ़। और आदमगढ़ किस जिले में आता है? तो ये आता है
होशंगाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया है शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब होता है कि ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्य रहता था, लेकिन कैसे, पत्थर के बने हुए गुफाओं में रहता था, तो उसको हम कहते हैं शैलाश्रय। तो ऐसा शैलाश्रय कहाँ पर प्राप्त हुआ हमें? आदमगढ़ में। ठीक है, और आदमगढ़ किस जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में। तो ये जानकारी हमें किसने दी है? तो ये जानकारी हमें आरबी जोशी ने दी है। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में भीमबेटका। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ से हमें शैलाश्रय और गुफाओं से उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर शैलाश्रय शब्द आया है, तो शैलाश्रय का मतलब है कि जो पत्थर की गुफाएं बनी रहती हैं उसमें इंसान रहता था, उसको कहते हैं शैलाश्रय। तो ऐसे शैलाश्रय और गुफाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है कहाँ से? भीमबेटका से, रायसेन जिले में आता है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज वी भीम मिश्रा ने की थी। फिर इसके बाद में आदमगढ़ शैलाश्रय होशंगाबाद से मानव के पशु पालने का पहला साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा और पिछले एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि हमारे मध्य प्रदेश में बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सबसे पहले पशु पालने का साक्ष्य या सबूत हमें प्राप्त हुआ था? तो ये है आदमगढ़ शैलाश्रय। यहाँ से हमें कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फिर हमने अनुमान लगाया कि इंसान ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? कुत्ते को पाला था। एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है कि बताइए आदि मानव ने या मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पाला था? तो वह है कुत्ता। और यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भीमबेटका से। तो जब इंसानों की मृत्यु होती थी इस काल में, तो इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ शैलाश्रय से। ठीक है, इसके बाद में धार जिले में स्थित बाघिन नदी किनारे बाघ की गुफाएं और उसके आसपास के मध्य जितने भी क्षेत्र हैं वहां से हमको भी पाषाण के उपकरण या पत्थर के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। धार जिले में एक नदी है, उसका नाम है बाघिन नदी। ठीक है, बाघिन नदी के किनारे हमको कुछ गुफाएं मिली हैं जिसको हमने बाघ की गुफाएं नाम दिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से भी हमको कुछ इस मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये आप इसमें याद रखेंगे। इस मध्य पाषाण काल के औजार कौन कौन से हैं, उपकरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए जैसे बैधनी है, खुरचनी है, फलक है, तिकोने हैं, अर्धचंद्राकार हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो मैप में दिखाई दे रहे हैं ये सब औजारों के ही नाम हैं, सब पत्थर के बने हुए औजार हैं। ठीक है, तो बैधनी ये छेद करने काम में आती थी, खुरचनी किसी भी जगह को या किसी भी चीज़ को खुरचने काम में इसका उपयोग किया जाता था, खुरचनी का। फलक ये धार वाला हथियार होता था, औजार होता था। तिकोने ये 3 कोने वाला होता था, जैसे आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, ये 3 कोने वाला है। इसके बाद में कुछ औजार अर्धचंद्राकार होते थे। अर्धचंद्राकार का मतलब है जैसे चंद्रमा आधा होता है, इस आकार के कुछ औजार थे। तो ऐसे औजारों को, ऐसे उपकरण को हम अर्धचंद्राकार औजार कहते हैं या उपकरण कहते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कैसा औजार है? ये अर्धचंद्राकार औजार या उपकरण है। इसके बाद में आगे आ जाता है फिर नवपाषाण काल। अब जो नवपाषाण काल है इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम नवपाषाण काल में पढ़ते हैं कि मनुष्य ने इस काल में कृषि करना सीख लिया था। तो ये अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य कृषि करना कब सीखा था? तो ये नवपाषाण काल में सीख चुका था। और कौन सा काम सीख चुका है मनुष्य? मृदभांड बनाना सीख चुका है। ये मृदभांड का अर्थ क्या है? तो मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, इंग्लिश में इसको पोट्री कहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन इस समय मनुष्य बनाना सीख चुका था। इसके बाद इसी काल में घरों का निर्माण करना सीख गया था। इसी समय मनुष्य वस्त्र निर्माण भी सीख चुका था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए मनुष्य घर बनाना, वस्त्र बनाना, इसके बाद फिर मिट्टी के बर्तन बनाना और कृषि करना, ये किस काल में सीखा था? तो ये आपको याद रखना है नवपाषाण काल। ठीक है, फिर इसमें हम देखते हैं कि इस काल में मनुष्य पत्थर के अलावा हड्डियों के भी औजार बनाने लगा था। ठीक है, इसके बाद में इसी काल में हम देखते हैं कि बस्ती का पहला प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है। लेकिन यह मेहरगढ़ वर्तमान में भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में पहले बस्ती का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था?
तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, लेकिन ये मेहरगढ़ अब वर्तमान में भारत में नहीं है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में तो ये पाकिस्तान में चला गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। इस काल के औजार कौन कौन से हैं? तो इस नवपाषाण काल के औजार हैं कुल्हाड़ी, बसूला, घन, सेल्ट और रचक। इसमें कुल्हाड़ी सभी लोग जानते हैं, बसूला ये भी छीलने के काम में आता था, इसके बाद घन है, सेल्ट है, रचक है। ये बहुत सारे औजार यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ऐसे औजार मनुष्य बनाना सीख चुका था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे ये मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन, ये इस प्रकार से बनाना सीख गया है आदि मानव। ये ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख चुका है, ये सीख चुका है। इसके बाद में कृषि करना सीख गया है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में इस नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? तो इस काल के कुछ स्थल हैं, देखिए इसमें। तो इसमें अपन देखते हैं कुछ स्थानों के नाम। तो कौन कौन से स्थान हैं? तो इसमें आगे देखिए, पहला भोपाल। तो भोपाल में आपको ध्यान रखना है मनुआ भान टेकरी। कहाँ पर है ये? भोपाल में। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुआ भान टेकरी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। फिर इसके बाद में बालूकास महल कहाँ पर है? भोपाल में है। श्यामला हिल्स कहाँ पर है? भोपाल में है। तो यहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में ऐसे ही जबलपुर में तो जबलपुर में तिलवारा घाट, भेड़ा घाट और लमेटा घाट, यहाँ से भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राजा सोरस नाम का एक डायनासोर था, इसके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जबलपुर में तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, यहाँ से हमके डायनासोर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उस डायनासोर का नाम क्या दिया गया है? उस डायनासोर का नाम है राजा सोरस। इसके कंकाल, इसकी अस्थियां, इसकी हड्डियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है डायनासोर की। और इस डायनासोर का नाम था राजा सोरस, ये इसको नाम दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, राजा सोरस का मतलब ये नहीं है कि कोई राजा के कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ तो हमें किसके कंकाल प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर डायनासोर के। उस डायनासोर का नाम है राजा सोरस। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। दमोह में संग्रामपुर घाटी है, तो वहां से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस नवपाषाण काल के। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है एरन। एरन किस जिले में है? तो एरन सागर जिले में है। और इसी सागर जिले के एरन से हमें नवपाषाण काल संस्कृति के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एरन कहाँ पर है, तो एरन सागर जिले में स्थित है। और एरन से भी हमें ये नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे, ये नवपाषाण काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताम्रपाषाण काल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।